Hello everyone, welcome to my channel UPSC Aspirants. Today we are going to cover our last part of chapter number 12, the National Movement 1905 to 18. तो लास्ट पार्ट के अंदर हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा सा बचता है जिसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। होम रूल लीग और लखनऊ सेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यही कुछ बचा हुआ बस, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं। लास्ट के पार्ट के अंदर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल और जो कम्युनलिज्म की ग्रोथ हुई थी उस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अभी। The separatist and loyalist tendency among a section of educated Muslim and the big Muslim Nawabs and landlords reached a climax in 1906 when the All India Muslim League was founded under the leadership of Aga Khan, Nawab of Dhaka and Nawab Mohsin ul Mulk। क्या था ना, जो सेपरेटिस्ट थे, जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग रहते थे और उनकी थोड़ी सी विचारधारा अलग थी। मतलब वो थोड़े से मुस्लिम अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो ज़्यादा सोचते थे, उस हिसाब के लोग हैं ना। उस टाइम से उन्होंने क्या किया ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर दिया, ठीक है। अब इसका क्या काम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जितने भी इंडिया के अंदर मुस्लिम्स होते थे उनके प्रॉफिट के बारे में उनके हिसाब से ये अपना सोचते थे, ना कि पूरी एक कंट्री के हिसाब से लेके चलें। तो और इसके फाउंडर्स कौन थे? आगा खान थे, ठीक है। नवाब थे ढाका के, जिनको 14 लाख रुपए का वो मिला हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पैसा दे रखा था, लोन दे रखा था। और जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है नेशनलिज्म, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो जिस टाइम पे हो रहा था उसको रोकने में, उसको बढ़ावा देने में। क्योंकि ईस्टर्न जो बंगाल था, तो उस टाइम पे वहाँ पे राज किसका चलने वाला था? इन्हीं का चलने वाला था। तो इन्हीं का फ़ायदा था, इस वजह से गवर्नमेंट इनको पैसा भी खिला रही थी और ऊपर से इन्हीं के थ्रू लोगों के मन में, मतलब आपस में डिवाइड एंड रूल वाला खेल खिलवा रही थी। और तीसरे कौन है? नवाब मोहसिन मुल्हक। तो ये तीनों के नाम याद रखना, क्योंकि इस पार्टी से रिलेटेड, मुस्लिम लीग से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि इसके जो लीडर्स कौन थे, फाउंडर्स कौन थे, और ये कब इसका गठन हुआ था? 1906 के अंदर। फाउंडेड एज ए लॉयलिस्ट कम्युनल, ठीक है, कम्युनल, वही बात आ गई ना, धर्म वाली, एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी कंजर्वेटिव थे, ये हमेशा किसके बारे में सोचते थे? मुस्लिम्स के बारे में। एंड मेड नो क्रिटिक ऑफ कोलियनिज्म, सपोर्टेड अ पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना। बंगाल का पार्टीशन का इन्होंने सपोर्ट किया और क्या डिमांड की कि भाई मुस्लिम्स के जितने भी सेफ गार्ड्स हैं ना, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए थी कभी, वो अब मिलनी चाहिए, लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज होगी, एजुकेशन होगी, इस टाइप की। लेटर विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड मिंटो की मदद से, जो कि उस टाइम के वॉइस रॉय थे, इन्होंने एक नई डिमांड आगे फॉरवर्ड की कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, मतलब हमारे इलेक्शन अलग होने चाहिए, कि भाई मुस्लिम्स के इलेक्शन में सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाले, हिंदू ना डाले। अगर ऐसा होता ना, मान लो अगर ऐसा नहीं होता और इन्हीं में से कोई इलेक्शन में खड़ा होता, तो लोगों को पता था ना कि इनकी थिंकिंग क्या है। और फिर अगर हिंदू भी डालते तो फिर इनके अपोजिशन में डालते और फिर ये हारते वहाँ से। अब इन्होंने अपना फ़ायदा बचाने के लिए ऐसी ऐसी नीतियों का मतलब गठन किया और वायसरॉय को भेजी। और वायसरॉय तो भाई वो तो चाहते ही थे कि लोगों के बीच में फूट डाले। उन्होंने जाते ही इन डिमांड को मान लिया, जो कि मिलो मॉन्टे रिफॉर्म आई थी, उसके अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया 1909 में। Thus, while the National Congress was taking up anti-imperialist economic and political issues, the Muslim League and its reactionary leaders preached that the interests of Muslims were different from those of Hindus. अब यहाँ पे क्या था ना, ये नेशनल कांग्रेस के तो बिल्कुल अपोजिशन में चल ही रहे थे। नेशनल कांग्रेस का क्या इशू रहता था कि भाई इंडिया की जो भी इकनॉमी है वो इतनी डाउनफॉल होती जा रही, बिल्कुल गिरती जा रही, उसको संभाला जाए और पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी सुधारा जाए। लेकिन मुस्लिम लीग का उल्टा था इस चीज़ में। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके इंटरेस्ट की बात करते थे? मुस्लिम्स के। और ये हमेशा ये बताते थे कि हम हिंदुओं से अलग है, हमारे इंटरेस्ट हिंदुओं से अलग है, हिंदू हमसे काफ़ी अलग है हर एक चीज़ में। The Muslim League's political activity was directed not against the foreign rulers but against the Hindus
एंड नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे क्या बोला गया ना, जो मुस्लिम लीग का जो काम होता था वो कभी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं रहा है। उनकी कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो अंग्रेज़ों की बातों का खंडन करे या फिर उनसे अलग हो या फिर उनसे कोई नाराज़गी जताए। उनका जितने भी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी काम रहता था, वो किसके अगेंस्ट रहता था? हिंदूज़ के और नेशनल कांग्रेस के, ठीक है ना। हियर द लीग began to oppose every nationalist and democratic demand of Congress. It thus played into the hand of British, who announced that they would protect the special interest of Muslims. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो लीग था उसने हर एक डिमांड, हर एक काम को गलत ठहराना स्टार्ट कर दिया। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस कुछ भी अच्छा करने की सोचती, देश के हित में कुछ भी फैसला लेने की सोचती, तो उसके आगे कौन आके खड़ा हो जाता? मुस्लिम लीग आके खड़ी हो जाती। और इस तरह से देखा जाए तो मुस्लिम लीग एक तरह से ब्रिटिशर्स का काम कर रही थी, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। द बेसिक वीकनेस ऑफ द लीग came to be increasingly recognized by patriotic Muslims. The educated Muslim young men were in particularly attracted by radical nationalist ideas. और क्या था कि मुस्लिम लीग में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, मुस्लिम्स के अंदर, मुस्लिम मेजॉरिटी के जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर पढ़े लिखे मुस्लिम भी थे। उनको पता था देश के अंदर क्या चल रहा है, किस चीज़ की हमको ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन में। तो उन्होंने मुस्लिम लीग की साइड लेने की बजाय जो भी देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी नेशनल लीडर्स हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगे और उन्हीं का साथ देना स्टार्ट कर दिया। द मिलिटेंट नेशनलिस्ट अरहार मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन दिस टाइम अंडर द लीडर ऑफ मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जाफ़र अली खान, मजहर उल हक, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में अरहार मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो कि मिलिटेंट थी। मतलब वही मतलब इनका एक कोई प्रॉपर वे नहीं था अपने काम करने का, है ना। वही बंदूकें चलाना और इस हिसाब से ही चलते थे अपना। These young men disliked the loyalist politics of Aligarh school and the big Nawab and जमींदास। अब क्या था ना, इनको जो अलीगढ़ मुस्लिम की उस टाइम पे, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल की जो उस टाइम पे जो बातें चल रही थी, जैसे कि सैयद अहमद खान उस टाइम पे किसकी साइड में ज़्यादा झुके हुए थे? ब्रिटिशर्स की साइड में। तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी और वो इनसे थोड़ा सा दूर रहने लगे और किसकी तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे? सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ, मॉडर्न आइडियाज़ जो भी थे, है ना। और उन्होंने बढ़ चढ़ के किस में भाग लिया? नेशनल मूवमेंट के अंदर। Similar national sentiments were arising among a section of traditional Muslims scholars led by देवबंद स्कूल। जो देवबंद स्कूल के अंदर पढ़े लिखे थे या फिर उनसे जुड़े हुए जितने भी नेशनल लीडर थे मुस्लिम सोसाइटी से, वो भी किसकी तरफ बढ़ने लगे? नेशनल मूवमेंट की तरफ, ना कि अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल या फिर जो ये क्या था, मुस्लिम लीग जो थी उनके आइडियाज़ की तरफ वो भी नहीं बढ़ रहे थे, वो भी उनसे कटने लग गए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, उनके भी थॉट्स कैसे थे? रेशनल थे, उनके आइडियाज़ भी नेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ते थे। और वो जो उनका पेपर था अल हिलाल 1912 के अंदर उन्होंने वो स्टार्ट किया था 24 साल की उम्र में, और कुछ टाइम के बाद में अंग्रेज़ों ने उस पर भी बैन लगा दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसके अंदर छापा जाता था। मौलाना मोहम्मद अली Azad and other young men preached a message of courage, fearlessness and said that there was no conflict between Islam and nationalism. अब ये कुछ लोग थे जैसे मौलाना मोहम्मद अली और आज़ाद, इन जैसे लोगों ने हिम्मत दिखाई और बिना डर के, निडरता से ये बोला कि सामने आगे कि लोगों को समझाया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में भी, है ना, कि इस्लाम और राष्ट्रवाद में किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी किसी तरह की नाराज़गी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, है ना। जैसे कि ऑल इंडिया नेशनल लीग वाले फैला रहे थे, या फिर अलीगढ़ स्कूल की जो भी, या फिर यूनिवर्सिटी की जो भी उस टाइम की थिंकिंग थी, उस चीज़ को ये नकार रहे थे। और फिर उसी टाइम क्या हो गया, 1911 के अंदर लड़ाई उठ खड़ी हुई, कहाँ पे? टर्की के अंदर, है ना। उस टाइम पे जो फर्स्ट बल्कन वॉर थी वो स्टार्ट हो गई। और बल्कन वॉर में कौन कौन थे शामिल, मैं बता देता हूँ एक बार। बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया। इन्होंने किस पे अटैक बोल दिया? ओटोमन एम्पायर पे, टर्की पे, और उस पर राज कर लिया। और जो टर्की क्या था ना,
टर्की एक तरह से रिलीजियस जगह थी किन के लिए, मुस्लिम्स के लिए। और जो वहाँ के रूलर थे उनको क्या माना जाता था, हेड माना जाता था, रिलीजियस हेड किसका, मुस्लिम्स का। अब मान लो उन पे अटैक कर दिया और उनको अपने कब्ज़े में ले लिया, तो इस चीज़ से पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम थे उनको क्या हुआ, बहुत बुरा लगा। अब उनकी जो प्राइड थी, वो भाई जो भी साख थी, जो भी इज्जत थी, वो उससे काफ़ी आहत हो गए कि भाई ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, हम मतलब जो हमारे लीडर हैं या फिर जो हमारा धर्म है उसके साथ ये काफ़ी गलत हो रहा है। और ऊपर से इस चीज़ में अंग्रेज़ों ने मतलब कोई हेल्प भी नहीं करी कि भाई टर्की में जाके और उनको फिर से छुड़वाया जाए और रिलीजियस जो हेड था उनको फिर से रिस्टोर किया जाए, ऐसा भी अंग्रेज़ों ने नहीं किया है ना। जिस वजह से जितने भी हिंदू मुस्लिम हो गए या फिर पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम हो गए वो अंग्रेज़ों से काफ़ी नाराज़ हो गए। और 1912 से 24 तक जो लॉयलिस्ट अमोंग द मुस्लिम लीग वर कम्प्लीटली ओवरशैडो बाय द नेशनलिस्ट यंग मैन। अब क्या था ना, इस वजह से जितने भी लॉयलिस्ट मुस्लिम लीग के लोग थे अब वो भी बिखरने लग गए थे और वो भी किसकी तरफ फैलने लगे, नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ। क्योंकि कांग्रेस ने उसी टाइम पे किन का साथ देना स्टार्ट कर दिया था कि भाई जो ये टर्की के अंदर जो भी सीन हुआ था उसके खिलाफ कांग्रेस भी खड़ी होगी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बिल्कुल मुस्लिम्स के साथ हैं। जिस वजह से जितने भी थोड़े बहुत बच्चे कुछ लोग थे जो मुस्लिम के साथ जुड़े हुए थे वो भी, उनको भी समझ में आने लग गया कि भाई जो नेशनलिस्ट हैं, जो भी लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हो गए, ठीक है, जितने भी रिवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं अपने इंडिया के उस टाइम पे, उनकी तरफ बढ़ने लग गए कि भाई हाँ ये सही है और मुस्लिम लीग गलत है। और ऐसे करके जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो और बढ़ती गई। द नेशनलिस्ट एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 1914। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड जापान। ये सब एक साइड हो गए थे जिनको बाद में इटली और यूएसए ने भी ज्वाइन कर लिया। और दूसरी साइड कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की, ठीक है। अभी इनके बीच में तो लड़ाई हो गई, यहाँ पे भर भर के इंडियंस को भी भेजा जाने लग गया कि भाई अंग्रेज़ों की तरफ से इंडियंस भी लड़ रहे थे। और इंक्लूडिंग मतलब क्या था ना, उस टाइम पे लोकमान्य तिलक, इनको रिलीज़ कर दिया गया था जून 1914 में। अब इन्होंने क्या सोचा ना कि चलो भाई लड़ाई को सपोर्ट करते हैं, अंग्रेज़ों का सपोर्ट करते हैं। इनको क्या भ्रम था कि भाई अगर हम गवर्नमेंट का साथ देंगे ना तो गवर्नमेंट को ये लगेगा कि हाँ इंडियंस उनके लिए काफ़ी लॉयल हैं और वो धीरे धीरे करके हमको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। अब ये भ्रम का भ्रम ही रह गया जो कि आने वाले टाइम के अंदर टूट गया था। अंग्रेज़ों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे हमको ये लगे कि हाँ हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली थी, 28 जून 1914 से 11 नवंबर 1918, ठीक है, 1914 टू 1918। फिर उसी टाइम क्या स्टार्ट हुआ, द होम रूल लीग। एट द सेम टाइम मैनी इंडियन लीडर्स सो क्लियरली दैट गवर्नमेंट वाज नॉट लाइकली टू गिव एनी रियल कंसेशन अनलेस popular pressure was brought to bear upon it. Hence a real political movement was necessary. अब यहाँ पे क्या था ना, लोगों ने देख लिया था अंग्रेज़ कुछ नहीं करने वाले, जब तक इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे ये हमारी एक बात नहीं सुनने वाले। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब क्या था कि उन पे पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाए, चारों तरफ से प्रेशर बनाया जाए। इसी के लिए एक नई मूवमेंट स्टार्ट की गई। और ऊपर से वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंस रहे इंडिया के ऊपर, जो वर्ल्ड वॉर के थे, वॉर की वजह से जो जितने भी पुअर लोग थे, जो भी गरीब किसान या मज़दूर थे, उनके ऊपर और बोझ बढ़ गया, पैसे की कमी होने लगी गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट ने और टैक्स बढ़ा दिया, हर एक चीज़ महंगी हो गई, है ना। जो भी दिन ब दिन की जो चीज़ें होती ज़रूरी होती है, खाना हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ें बहुत महंगी होने लगी। और इस वजह से लोगों में और भूखमरी फैलने लगी और ज़्यादा लोग मरने लगे। और सबसे बड़ी बात, लोगों को मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में जो मिलिट्री के अंदर किया जाने लग गया। कॉन्सिक्वेंटली द वार ईयर्स वर द ईयर्स ऑफ इंटेंस नेशनलिस्ट पॉलिटिकल agitation, but this mass agitation could not be carried out under the leadership of Indian National Congress, which had become under moderate leaders. अब क्या था ना, उस टाइम पे 1914 तक ये
मॉडरेट और जितने भी रेडिकल नेशनलिस्ट थे ये आपस में बटे हुए थे, है ना। सूरत सेशन जो 1907 के अंदर हुआ था उसके अंदर ये सब अलग अलग हो गए थे। अब लोग ना तो मॉडरेट्स की मान सकते थे पूरी तरह से, ना रेडिकल्स की, और इस वजह से जो ये मौका था ना ये हाथ से निकलता जा रहा था कांग्रेस के कुछ करने करने के लिए। और उसी टाइम पे दो होम रूल लीग स्टार्ट किए गए थे 1915 से 16 तक। एक किसकी लीडरशिप में था, लोकमान्य तिलक की लीडरशिप में, और दूसरा था एनी बेसेंट की तरफ, मतलब उनकी लीडरशिप में, जो कि इंग्लिश एडमायरर थी किसकी, इंडियन कल्चर की और इंडियन लोगों की। और उनके साथ कौन मिले हुए थे, सुब्रमण्यम अय्यर। ये भारतीय लोगों के खिलाफ, मतलब उनके लिए क्या सहानुभूति रखती, इनको पता था कितना गलत कर रहे हैं अंग्रेज़, तो उस चीज़ के ये काफ़ी खिलाफ थी। इस वजह से इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। अब दोनों होम रूल लीग जो थे ना, इन्होंने आपस में कोऑपरेट किया, ठीक है। और आगे जाके जो इनके प्रोपेगेंडा थे, वो जो भी ये चाहते थे, जो इनकी डिमांड थी, वो इन्होंने आगे फैलानी स्टार्ट कर दी। इनकी डिमांड क्या थी, होम रूल, है ना। होम रूल या फिर सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए, हमारा देश हम अपने हिसाब से चलाएंगे, ये जो लड़ाई हो रही है वर्ल्ड वॉर के बाद में। और इसी टाइम पे तिलक ने अपना जो पॉपुलर स्लोगन है वो दिया था, होम रूल इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। The two league made rapid progress and cry for home rule resounded throughout the length and breadth of the India. Many moderate nationalists who were dissatisfied with Congress activity joined the home rule agitation. अब क्या था ना, अभी इनकी जो हुकार थी वो बढ़ने लगी थी, लोगों की तरफ इनकी आवाज़ें जाने लग गई थी, काफ़ी पॉपुलर हो गया था होम रूल लीग मूवमेंट। सबको ये था कि हाँ अब हमको अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हम खुद चलाएंगे, ना कि अंग्रेज़ हम हमारा सब कुछ डिसाइड करेंगे। क्योंकि उनकी वजह से अभी और टैक्स बढ़ रहा था, लोग और मरते जा रहे थे और भुखमरी फैलती जा रही थी। और मॉडरेट्स जो कांग्रेस में जो जितने भी थे वो भी कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से जो थोड़े बहुत जो मॉडरेट्स थे, जो नाखुश थे कांग्रेस की एक्टिविटी से, उन्होंने भी वहाँ से निकल के होम रूल को ज्वाइन कर लिया कि हाँ भाई हम आपके साथ में हैं। और धीरे धीरे होम रूल पे किसकी नज़र पड़ने लगी, गवर्नमेंट की, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने लगी, गुस्से में आ गई कि भाई इनको रोकना पड़ेगा। इस वजह से जून 1917 के अंदर उन्होंने किसको अरेस्ट कर लिया, एनी बेसेंट को, है ना। ये रहा जून 1917 को एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, द पॉपुलर प्रोटेस्ट फोर्स द गवर्नमेंट टू रिलीज हर इन सितंबर 1917। अब इनको अरेस्ट करते ही पब्लिक और भड़क गई, गवर्नमेंट पे और प्रेशर आया, और इस प्रेशर के अंदर गवर्नमेंट को उन्हें छोड़ना पड़ा। और इस टाइम पे जितनी भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी ना 1918 तक, देश के अंदर ऐसी मतलब एकजुटता कभी नहीं देखी गई थी पहले, मतलब एकदम से, या तो 1857 के टाइम पे लोग इकट्ठा हुए थे या फिर अभी हो रहे थे। Indian revolutionary in the United States of America and Canada has established a Gadar Rebellion पार्टी इन 1913। जैसे कि इंडिया में जो रिवोल्यूशनरी पार्टी चल रही थी उन्हीं की तर्ज पे यूएस, अमेरिका और कनाडा के अंदर भी पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, गदार पार्टी, है ना, गदार। और 1913 के अंदर इसका गठन हुआ था। अब इसके जो भी मेंबर्स थे वो मोस्टली कौन थे, पंजाबी सिख थे, जिसमें कोई मज़दूर था तो कोई एक्स सोल्जर रहा है अंग्रेज़ों के साथ में, है ना। सब मिलके अपना काम कर रहे थे। और इन्होंने इसमें कौन कौन शामिल थे, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, रामचंद्रा, सोहन सिंह भागना, ठीक है। ये याद कर लेना, ये जो भी नाम है, 4-5 नाम है, इनके नाम भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि गदर पार्टी से रिलेटेड कौन कौन है, या फिर आपको मैच करने को बोल दिया जाएगा। द पार्टी वॉज बिल्ड अराउंड अ वीकली पेपर। अब इन्होंने एक वीकली पेपर या फिर मैगजीन निकालनी स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर क्या लिखा जाता था, जिसकी मेन हेडलाइन क्या रहती थी, अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेज़ों का एनिमी, है ना, एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे ये क्या हेडिंग डालते थे, क्या ऐड डालते थे, वांटेड ब्रेव सोल्जर्स, की हमको ब्रेव सोल्जर्स की नीड है, और टू स्टीयर अप द रिबेलियन इन इंडिया, कि भाई इंडिया को आज़ाद कराने के लिए हमको इन सोल्जर्स की ज़रूरत है। और तनख्वाह में क्या होगी कि शहीदी और मतलब मौत मिलेगी, और प्राइस क्या होगा, मार्टरडम, शहीद, और पेंशन में आज़ादी, और फील्ड ऑफ बैटल, लड़ाई की जगह क्या रहेगी, इंडिया। द आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी वॉज स्ट्रॉन्ग सेक्युलर।
In other words, Sohan Singh Bhagna, who was later become the major peasant leader of Punjab, we were not Sikh of Punjabis। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सेक्युलर था कि कोई इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इनका क्लियर कट एक ही जवाब था कि हमको आज़ादी चाहिए, चाहे वो किसी भी वे से चाहिए। ठीक है, हम कोई ये नहीं है कि हम ना तो सिख हैं ना ही पंजाबी हैं। हम क्या है, हम हमारा जो धर्म है वो है देशभक्त, देशभक्ति हमारा धर्म है। द पार्टी हैड एक्टिव मेंबर्स इन द कंट्री सच एज मेक्सिको, जापान, चाइना, फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडो चाइना, ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज़ के इनके काफ़ी एक्टिव मेंबर्स थे। और इन्होंने क्या प्लेज ली हुई थी, क्या प्लेज ले रखी थी कि भाई हम है ना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ देंगे। कहाँ पे, इंडिया के अंदर। As soon as First World War broke in 1914, the Ghadaris declared to send arms and men to India and start a uprising with the help of soldiers and local revolutionaries। तो क्या है ना, जो ये गद्दार पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, इन्होंने देखा कि हाँ अब सही मौका है 1914 के अंदर की लड़ाई हो रखी है, अंग्रेज़ उसमें बिजी हैं, थोड़ा सा वीक भी हैं, इसलिए हम क्या डिसाइड करते हैं, भारत के अंदर आदमी और हथियार भेजते हैं और लड़ाई इन पे मतलब चारों तरफ से इनको घेरते हैं और इन पे लड़ाई छेड़ देते हैं, इन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। 21 फरवरी 1915 डेट डिसाइड हो गई कि भाई उस दिन जाके पंजाब के अंदर हम इन पे अटैक कर देंगे। लेकिन किसी गद्दार की वजह से इस बात का अंग्रेज़ों को पता लग गया और वो पहले ही रेडी थे इनके आते ही, जिसमें से आते ही इन्होंने 12 मैन को, जो कि 23rd कैवलरी थी, उनके आदमियों को पकड़ा और एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया गया। जो लीडर, जो मेंबर थे गद्दार पार्टी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया काफ़ी लार्ज स्केल पे और जेल में भेज दिया गया। और 42 को फांसी दे दी गई, 114 को पूरी उम्र कैद दे दी गई पूरी ज़िंदगी के लिए, और 93 को लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए जेल में भेज दिया गया। उनमें से कुछ छूटने के बाद उन्होंने क्या फाउंडेशन किया, किस चीज़ का फाउंडेशन किया, कीर्ति और कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दी उन्होंने। कहाँ पे, पंजाब में। और उसके लीडर्स कौन थे, बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भागना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद, मोहम्मद बरकतुल्ला। तो ये देख सकते हो, ये सब पहले किसके मेंबर थे, गदर पार्टी के। तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई यहाँ पे हिंदू हिंदू हो सकते या फिर केवल सिख हो सकते या मुस्लिम, इसमें हर रिलीजन से लोग थे। और जैसा कि ये खुद कहते थे कि जो हमारा क्या रिलीजन है, हमारा रिलीजन है देशभक्ति। इंस्पायर बाय गदर पार्टी, इन्हीं से इंस्पायर होके 700 मैन, 700 लोग जो 5th लाइट इन्फेंट्री थी सिंगापुर में, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उसकी लीडरशिप किसने ली थी, जामदार चिश्ती खान ने और सूबेदार दुंदे खान ने। लेकिन उनको काफ़ी बड़ी हार मिली, जिसमें से 337 को तो पब्लिकली मार दिया गया और 41 को पूरी उम्र कैद दे दी गई, और जो बाकी बचे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और ऐसे ही इंडिया के अंदर और काफ़ी जगह ये होता रहा। 1915 के अंदर फिर से इन्होंने एक अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट किया, जहाँ पे जो जतिन मुखर्जिया थे, है ना, और जिनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था, बग्गा जतिन। ठीक है, बग्गा जतिन, इन्होंने अपनी जान दे दी, किससे लड़ते हुए, पुलिस से लड़ते हुए बालासोर में। अब ये कुछ रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविस्ट थे, जो लीडर्स थे, उनके नाम है रास बिहारी बोस, राजेंद्र महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, अब्दुल रहीम, मौलाना अहबुदुल्ला सिंधी, चंपाकरम पिल्लाई, सरदार सिंह राणा, मैडम कामा और सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर हु कैरीड ऑन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, ये थोड़े से एक बार नाम पढ़ लेना। अब बात करते हैं लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। अब यहाँ पे आके जो सूरत का स्प्लिट हुआ था ना, जहाँ पे ये दोनों बटे थे, वो यहाँ पे आके मिलते हैं। A growing nationalist feeling in the country and the urge of national unity produced two historic developments: the Lucknow session of इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1960। अब यहाँ पे दो बड़ी डेवलपमेंट हुई थी लखनऊ सेशन के अंदर। अब वो देखते हैं क्या क्या। पहला तो जो कांग्रेस की दो बड़ी विंग्स हैं, मॉडरेट्स और रेडिकल्स की, वो मिल गए थे, है ना। जो भी उनकी पुरानी मतभेद रहे थे वो उनको बुला दिया गया और फिर आपस में आके मिल गए थे। अब तिलक भी उस टाइम पे 1914 के अंदर जेल से छूट चुके, इन्होंने सिचुएशन देखी कि हाँ भाई सही है, अब हम आके, इन्होंने भी ट्राई किया कि हम सब मिल के एक साथ काम करें, और ऐसा ही हुआ। और दूसरी तरफ जो
नेशनलिज्म की भावना उठ रही थी, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर उठ रही थी। किसको देख के? जो ओल्ड लीडर्स हैं, जितने भी वापस से आ रहे थे, जैसे लोकमान्य तिलक थे, कि भाई इन्हीं की अध्यक्षता में उस टाइम पे रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे, इनके अरेस्ट होते ही चीज़ें बंद होनी स्टार्ट हो गई। अब इनके लीडर वापस आ गए तो उनके अंदर एक नई उमंग पैदा हुई कि हाँ, अब शायद कुछ होगा, अब हम शायद सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे। लखनऊ से द लखनऊ कांग्रेस वाज द फर्स्ट यूनाइटेड कांग्रेस सिंस 1907। 1907 के बाद में ये पहली यूनाइटेड कांग्रेस के रूप में अपनी मीटिंग कर रहे थे। और इन्होंने क्या डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, वही डिमांड जो पहले थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई थी? कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, जैसे उस टाइम पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इनके अपोजिशन में खड़ी रहती थी, कांग्रेस कुछ भी करती तो ये उस चीज़ का क्या करते, बहिष्कार करते कि नहीं, कांग्रेस एंटी मुस्लिम है या फिर एंटी इंडिया है, इस टाइप की ये बातें करते थे। तो इन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ दी और अब इन दोनों ने मिलके कॉमन डिमांड रखी गवर्नमेंट के साथ में कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अब फंस गई कौन? ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो फंस गए कि भाई जो इनके पास था ना, इनका हुक्म का इक्का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो इनके हाथ से निकल चुका है। वही बात है ना, अगर आप यूनाइट रहोगे तो आप जीत सकते हो, अगर आप बट गए तो फिर कुछ नहीं है, फिर कहानी खेल ख़त्म। The war period further development witnessed the further development in that direction. Consequently, 1914 the government suppressed the publication of Al Hilal, है ना, जो मैंने पहले बताया था कि अल हिलाल जो अब्दुल कलाम आज़ाद का जो क्या था, न्यूज़पेपर था, उसका सरकार ने जो पब्लिकेशन था वो बंद कर दिया और इनको भी अरेस्ट कर लिया था। इट ऑल्सो इंटर्न दैट अली ब्रदर्स, मलारिस मोहम्मद अली एंड शौकत अली एंड हसरत मोइनी एंड अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सबको क्या करा, अरेस्ट किया गया, इनके खिलाफ भी चीज़ें कार्रवाई चलाई गई। द लीग रिफ्लेक्टेड एटलीस्ट पार्शियली द पॉलिटिकल मिलिटेंसी ऑफ इट्स यंगर मेंबर्स। तो वही है ना, लीग के कुछ जो यंग मेंबर्स थे उनके अंदर क्या था, पॉलिटिकल मिलिटेंसी, मतलब ये भी रेडिकल्स की तरह इनकी भी सोच थी, ठीक है, ये भी एक चार दीवारी में बैठ के काम करने वालों में से थे नहीं। The unity between the Congress and the League was brought about by the signing of Congress League Pact। देखो, द लखनऊ पैक्ट, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें हुआ क्या था। इसमें हुआ था, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है ये दोनों मिल गए थे, ठीक है, और इसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोला जाता है। और ये कब हुई थी? लखनऊ सेशन में हुई थी, तो इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट भी बोल दिया गया था। एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द टू टुगेदर वॉज प्लेस्ड बाई लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और कांग्रेस को साथ लाने वाले कौन थे? कांग्रेस की तरफ से थे लोकमान्य तिलक और लीग की तरफ से कौन आए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों ने मिलके, इनका सबसे बड़ा रोल रहा है, इनके जो भी आपसी मतभेद हैं उनको ख़त्म करके और सेम डिमांड के साथ में, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के साथ में, इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने क्या डिमांड रख दी थी? हमको चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट। The unity between the moderate nationalist, militant nationalist, between the National Congress, Muslim League arose the great political enthusiasm in country। अब देख लो, अब हो गया था बवाल। क्यों हो गया था? मॉडरेट्स भी आ गए, जो लड़ाई दंगे करते थे, हीरो थे जो इंडिया के, वो भी आ गए। कांग्रेस जो थी वो भी आ गई, मुस्लिम लीग थे वो भी आ गए, मतलब जो चारों के चारों थे ना, चारों पिलर एक साथ खड़े हो गए अब, है ना। अब इनको गिराया नहीं जा सकता था। इस वजह से जितने भी लोग थे ना, उनके अंदर, सबके अंदर उत्साह हो गया। मतलब जो मॉडरेट्स के साथ में थे वो भी आ गए, मिलिटेंट को जो मानते थे वो भी एकजुट हो गए, कांग्रेस को जो मानते थे वो भी एक साथ हो गए, और मुस्लिम लीग को जो समझते थे। अब इस तरह से देखा जाए तो पूरी कंट्री एक हो गई थी, पूरी यूनाइट हो गई थी। और इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट आ गई थी प्रेशर में, और उन्होंने फिर क्या क्या कहा ना कि भाई ठीक है, हम आपकी बातें मान लेते हैं, हम धीरे धीरे आपको ग्रेजुअल जो हम देखेंगे टाइम के साथ में, और धीरे धीरे आपको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, ठीक है। ये कोई डेट डिसाइड इन्होंने की नहीं कि कब मिलेगी कब नहीं। और इन्होंने क्या किया, उस टाइम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके अंदर भी थोड़े मेंबर की पावर बढ़ा, मतलब पावर क्या, नंबर बढ़ा दिया। उससे क्या होता? कुछ भी नहीं होता उससे, क्या, उनके पास कोई पावर भी नहीं थी। और ऊपर से इन्होंने डायरची का भी इंट्रोड्यूस करवा दिया इंडिया के अंदर, ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट का, जो कि बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी 1935 उसके अंदर ख़त्म हुई थी। तो
मॉन्टेक्स कैमल्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आए थे 1918, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या करा था कि हाँ हम धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे देंगे। ये था इनका उस टाइम पे, और कुछ भी नहीं था, पागल बनाया गया था इनके द्वारा इंडियंस को। तो ये था हमारा चैप्टर, और इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा जो कि स्ट्रगल का जो लास्ट फेज़ है, जिसको बोला जाता है गांधीयन एरा, जिसमें गांधी जी का सबसे बड़ा रोल आता है। कि जितने भी स्ट्रगल होंगे उनमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है? गांधी जी का। तो उनको आगे के जो 2 चैप्टर रहते हैं, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, तो उनको हम 2 से 3 दिन के अंदर उनको भी कवर कर लेंगे अच्छे से। देखो मैं वीडियोस को 2-2 पार्ट में बनाता हूँ, इसलिए कि ताकि कुछ भी ना बचे, आपको बुक में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जितने भी पीडीएफ्स हैं ये बुक की ही लाइन है, ठीक है, मैंने वही लाइंस उठाई हैं जो इम्पोर्टेंट लगी है, फालतू का मैंने कुछ भी नहीं उठाया। आप एक बार प्लीज़ इनमें से पढ़ो, ताकि आप बुक के हिसाब से यूज टू हो जाओ, आपको पता भी लगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। और उसके बाद में ज़रूर आप बुक को काफ़ी बार पढ़ो, उस वजह से आपको काफ़ी हेल्प होगी। पूरी हिस्ट्री जो भी है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसका कोई भी क्वेश्चन फिर आपका नहीं रहने वाला। और जो ये नाम आते हैं ना बीच में, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो गई, और लखनऊ सेशन किसने प्रिसाइड किया था और इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, गद्दार मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, ये है ना, नाम याद कर लिया करो, क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं किसी न किसी वे से। और या फिर अगर आपको इनके एक से या दो लीडर्स का भी नाम याद रह जाते हैं ना टाइम पे, तो आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन भी उस टाइम पे निकल जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया तो रहता है कि हाँ ये बंदा इसी से रिलेटेड है, इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ। तो ये था हमारा चैप्टर, इसी के साथ चैप्टर 12 कंप्लीट होता है, और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 13 के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई कमी हो, कोई गलती रह गई हो, या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल दे सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सोचूंगा और उस पर काम किया जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी इशू हो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे।